नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि मोर देन वन टास्क और प्रोग्राम आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन मेमोरी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड होती है और प्रोसेस मेन मेमोरी में कौन सी रिसाइड होगी, जो कि रेडी टू एग्जीक्यूट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोसेसर होगा। तो इस डेफिनेशन को हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या है, आपका जो सीपीयू है वो कितना है, सिंगल सीपीयू है, और यहाँ पे ये क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोसेस कितनी है, P1, P2, P3 एंड Pn तक इसकी प्रोसेस है। तो अगर हम इसका मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझें तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम देखते हैं कि जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रोसेस आपके पास में है, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए दो तरह के टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है सीपीयू टाइम और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट टाइम। जब किसी प्रोसेस को सीपीयू टाइम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जब किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट टाइम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये है कि वो उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीपल प्रोसेस में से एक प्रोसेस को पिक करता है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, और वो प्रोसेस क्या होगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके बाद में अगर उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट टाइम की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेगा, सीपीयू स्विच करेगा दूसरी प्रोसेस के ऊपर। इस स्विचिंग को क्या बोलते हैं, इस स्विचिंग को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जब सेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो सेकंड प्रोसेस को फिर से अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आई तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करेगा, प्रोसेस थर्ड प्रोसेस के अंदर स्विच करेगा। अगेन फिर क्या होगा, थर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके मेन मेमोरी के अंदर अगर ये तीन प्रोसेस है, P1 है, P2 है और P3 है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगी। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, उसके होने के बाद में जब प्रोसेस P1 के पास में इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आई तो क्या होगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, P1 प्रोसेस से P2 प्रोसेस की तरफ जाएगा। अभी P1 प्रोसेस क्या हो रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गई हुई है। अब एग्जीक्यूट कौन सा होगा, P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। P2 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 प्रोसेस को भी क्या हुआ, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आई। फिर से कंट्रोल क्या होगा, P3 प्रोसेस पे स्विच होगा। फिर क्या है, P2 प्रोसेस के बाद में अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। जब P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो P3 प्रोसेस को क्या हुआ, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आई। और आपके मेमोरी में कितनी प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। फिर क्या होगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, P3 के बाद में P1 प्रोसेस के पास में आएगा और अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही। तो देखा, ये जो कंट्रोल जो शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्टिंग को ही क्या बोला गया है, आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला गया है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसको क्या बोला गया है, कॉन्टेक्स्ट स्विच बोला गया है। तो P3 के बाद में कंट्रोल कहाँ पे आ गया, P1 आ गया। फिर से क्या होगा, फिर क्या होगा, P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें हमने देखा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सीपीयू उसके अंदर आइडल रहता है, जबकि इसमें क्या हुआ, सिंगल सीपीयू है और यहाँ पे प्रोसेस कितनी है, मल्टीपल प्रोसेस है। तो इसमें जो सीपीयू है वो आइडल नहीं रहता है। इसकी एडवांटेज क्या हुई, अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात देखूं कि इसकी एडवांटेज क्या हुई, कि इसमें जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, वो कैसा हुआ, वो मैक्सिमम हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है। और हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है, जो वेटिंग टाइम है, जो प्रोसेस का जो रन होने का जो वेटिंग टाइम है ना, वो डिक्रीज हुआ है। साथ के साथ में जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी क्या हुआ है, वो भी डिक्रीज हुआ है। तो ये तीनों क्या है, इसकी मल्टी प्रोग्रामिंग की एडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या हुआ, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो गया है और इसका जो वेटिंग टाइम है प्रोसेस का और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो गया है। अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिसएडवांटेज क्या होती है, तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या है, मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होती है और ये सारी प्रोसेस कहाँ से आती है, सेकेंडरी मेमोरी से आती है। तो इन सारी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि जब सेवरल प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है
तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, CPU शेड्यूलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि इसको रिक्वायर किसकी होती है, इसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, CPU शेड्यूलिंग की, और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की। CPU शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट, ये दो इसके डिसएडवांटेज है। तो इसमें वीडियो में हमने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।